हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग लिटरेचर की ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को, जो कि प्रोज सेक्शन से है। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे धर्मजुदा को, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में धर्मजुदा ही है, ठीक है ना। जिसके राइटर हैं, जिसके ऑथर है अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण इसके राइटर है धर्मजुदा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो आपका राइटर का इंट्रोडक्शन है उसको ले लेंगे, उसको देख लेंगे। इसके बाद फिर जो भी चीज़ें चैप्टर में दी हुई हैं बारीकी से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं होगी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है बाबू, क्या लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ोगे, सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन। ये प्रोफेशन से, ये पेशे से क्या थे, एक शिक्षक थे। कौन? अर्जुन देव चरण। इज बेसिकली अ पोएट। बेसिकली मूलतः ये क्या थे बाबू, मूलतः एक कवि थे, लेकिन इनका प्रोफेशन जो था एक टीचर का था, ठीक है। हिज प्लेज एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। आप देखो ना, यहाँ पे जो प्लेज लिखा हुआ है ना बाबू, ठीक है, ये जो प्लेज लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये इसका मतलब यहाँ पे नाटक है। क्या है जी? इसका मतलब नाटक है, क्योंकि प्ले का मतलब तो खेलना भी हम लोग जानते हैं एज ए वर्ब, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन की तरह यूज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका नाटक होगा, ठीक है। तो हीज प्लेज एपियर, एपियर मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। उनकी जो नाटक है वो एपियर मतलब कि प्रतीत होते हैं लाइक एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब विस्तारित, ठीक है, ऑफ हिज पोएट्री। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन देव चरण के जो प्लेज हुआ करते थे, जो नाटक हुआ करते थे, उसमें इनकी कविताओं का विस्तारित रूप ही देखने को मिलता था। ऐसा लगता था कि इनका जो नाटक है ना, इनके कविताओं का एक विस्तारित रूप है, उसका एक्सटेंशन फॉर्म है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? आप कहोगे चलिए ठीक है, हमें समझ में आ रही है। देखो बाबू, नेक्स्ट लिखा हुआ द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स एंड द सॉन्ग्स ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर का कवि, इनके अंदर का जो कवि था, इनके सार गर्भित जो कथाएं होती थी छोटी छोटी, या फिर इनकी जो लाइन होती थी ना, जो कि सार्वगर्भित एक मीनिंगफुल लाइन होती थी, उसमें इनका जो कवि है अंदर का, इनके लाइन के माध्यम से दिखता था, जो कि यूज किया करते थे नाटकों में। आप फिर से समझिएगा, इनके अंदर का जो कवि है ना, इनके नाटक में जो यूज किया गया लाइन होता था, जो कि बहुत ही सारगर्भित होता था, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल हुआ करता था, वो दिखता था इनके अंदर का कवि उन लाइनों के माध्यम से, ठीक है ना। पता चलता था कि एक कवि का लिखा हुआ लाइन है, ठीक है ना। किस प्रकार से अपनी मनोदशा को, किस प्रकार से अपनी अंदर की चीज़ों को रखना, ठीक है, लेखनी के माध्यम से उसमें दिखता था, ठीक है ना। किस प्रकार से कवि ही लिख सकता है। आ रही बात समझ में ना? नेक्स्ट देखो, आइए, नेक्स्ट क्या है बाबू, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s वाज रिसीव्ड रादर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। देखिए, इनका जो पहला बुक था बाबू, जो फर्स्ट बुक था, जो कि राजस्थानी प्लेज था, नाटक था, नाटक राजस्थानी नाटक, इनकी जो पहली किताब थी पब्लिश्ड हुई थी इन द लेट 70s, मतलब 70s के बाद पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। 70 के दशक के, मतलब 1970 के समथिंग बाद, ठीक ना, छपी थी। वाज रिसीव्ड रादर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। ये कहने का इसका मतलब ये है कि जब इनकी किताब आई थी, जो कि राजस्थानी नाटक की किताब थी, जब इनकी किताब छपी 1900 दशक में, तो इनकी किताबों को उतना ज़्यादा सम्मान या फिर उतना ज़्यादा लोग नहीं पढ़े। जितने शिद्दत से लोगों को पढ़नी चाहिए थी, उतने शिद्दत से इनकी किताबों को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया, ठीक है। पब्लिक के अच्छा रिव्यू नहीं मिल पाया, ठीक है ना, जितना इनकी किताब डिजर्व किया करती थी। आ रही बात समझ में ना? मतलब जब इनका फर्स्ट किताब आया मार्केट में, तो लोगों के द्वारा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिव्यू नहीं दिया गया, मतलब वो उदासीन लोग रहे, इनकी किताबों को लेके ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, ठीक है ना। हाँ जी, आइए, नेक्स्ट है बाबू
Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stay one act plays on social issues like widow remarriage, dowries etc. देखिए उन दिनों जिस टाइम में इनकी किताबें आ रही थी उन दिनों राजस्थानी लिटरेचर की बात करें ना तो उस समय ड्रामा का जो मतलब होता था ना उसका मतलब होता था कि ड्रामा मतलब वन एक्ट होना चाहिए। वन एक्ट कहने का मतलब क्या है ना कि मतलब वैसा नाटक जो किसी चीज़ पे आधारित हो। आधारित कहने का मतलब है कि जो एक सोशल मैसेज दे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उन दिनों राजस्थान में ना बड़े बड़े नाटकों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। जो छोटे छोटे नाटक हुआ करते थे, जो वन एक्ट हुआ करते थे, जो कि आधारित होता था विधवा पूर्ण विवाह पे, जो दहेज प्रथा पे होता था, जो बाल विवाह पे आधारित होता था, मतलब एक प्रकार से पब्लिक को मैसेज देना होता था ताकि उससे पब्लिक कुछ सीखे। जैसे मान लीजिए कि विधवा विवाह पे नाटक दिखाई जा रही हैं तो इससे पब्लिक को क्या मैसेज, एक अच्छा मैसेज जाएगा, ठीक है ना। डोरी सिस्टम पे यानी कि दहेज प्रथा पे अगर नाटक दिखाया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है तो इसमें पब्लिक के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि दहेज को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दहेज के वजह से बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं उनको मार दिया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ट किया जाता है, सताया जाता है, ठीक है ना। तो ड्रामा का मतलब यही होता था कि मतलब एक फोल्क प्लेज होता था, ठीक है ना। जो फोल्क प्लेज मतलब एक ऐसा नाटक जो एक धारावाहिक कह सकते हैं या फिर वहाँ का लोक चीज़ों पर आधारित होती थी। ये नाटक का मतलब होता था राजस्थान में। बड़े बड़े नाटक का वहाँ कोई वैल्यू मोल नहीं था उस टाइम में, ठीक है ना। ऐसे देखिए आज के डेट में तो ड्रामा होता नहीं है, क्योंकि ड्रामा एक तरीका से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था ना बाबू कि हर एक शुभ अवसर पे नाटक लोग किया करते थे, नाटक खेला करते थे, ड्रामा खेला करते थे, जिसमें किसी चीज़ पे आधारित हुआ करती थी, चाहे वह विडो रीमैरिज हो गया या फिर डोरी सिस्टम हो गया या बाल विवाह हो गया या फिर तरह तरह की चीज़ों पे आधारित हुआ करती थी, जिससे पब्लिक को एक मैसेज आया करता था। लेकिन अब ये चीज़ें आज के डेट के जो लोग हैं ना, ठीक है, आज के टाइम का जो युवा है वो ये सब चीज़ों को झेल नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं रह गया, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो ड्रामा वगैरह को एकदम पसंद नहीं करते हैं। बिहार में तो खासकर बिहार में है, उनके लिए ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था कर दो, रात भर झूमते रहेंगे, ठीक है ना। ये मतलब कि एक सच्चाई है, ठीक है, जो मैं आपको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन दिनों राजस्थान में ना ये ड्रामा का मतलब होता था कि जो आधारित हो विडो मैरिज पे, डोरी सिस्टम पे, ठीक है ना, और एक हिस्टोरिकल चीज़ों पे आधारित हो या फिर माइथोलॉजिकल थीम्स हो उनका, जैसे धारावाहिक चीज़ें पे आधारित हो, ठीक है, तब लोग पसंद करते थे, ना तो नहीं पसंद करते थे। देखो अ फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड conjecture. However, Arjun's arrived on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also a modern theatre. देखिए बाद में जब इनकी आगमन होती है इस क्षेत्र में तो बहुत बड़े लेवल पे मतलब एक डिमांड में रहते हैं। मतलब यहाँ तक कि आप देखो साहित्य में तो जगह बनाते ही हैं, साथ में साथ जो है साथ ही साथ जो मॉडर्न थिएटर है ना इसमें भी इनकी ड्रामा को महत्व दी जाती हैं और दिखाई जाती हैं, ठीक है। मतलब होता है कि शुरू में आपको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग पीरियड में होते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपको लोग एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। बता रही समझ में ना। तो उसी यही सेम चीज़ हुआ था कि इनके साथ अर्जुन देवचरण के साथ कि शुरुआत में इनका उतना महत्व नहीं रहा इनकी लेखनी का, इनके नाटकों का, लेकिन बाद में ये मॉडर्न थिएटर तक पहुँच गए, ठीक है ना। मतलब इन चीज़ों को दिखाया जाने लगा थिएटर में भी इनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को, ठीक है जी। अब बाबू इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कि अर्जुन देव जो चरण है ना इनके कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड सॉरी हाँ जी हो गया। देखो यहाँ से अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड 2 नाटक आज रा, यानी कि मतलब कुछ राजस्थानी आपके क्या है लेखनी है, मतलब कुछ रचनाएं हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आप 2 नाटक आज रा, गुआरी एंड संकारियो, बोल महारी, मछाली, किटॉप, पानी, ये सब इनकी रचना है बाबू, ठीक है ना। और धर्म जुदा भी इनकी रचना जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं,
ठीक है ना। तो आप इसको आप याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, वो किसके संदर्भ में क्या, ठीक है, क्या चीज से संबंधित है, वो आप थोड़ा सा देख लो। देखो आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज के बारे में। लिखा हुआ धर्मयुद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। ये जो धर्मयुद्धा जो है ना, ये स्टोरी है किसकी, पद्मा की। अब पद्मा कौन है बाबू, पद्मा यह यंग गर्ल, पद्मा कौन है, एक यंग गर्ल है, मतलब एक युवती है, एजुकेटेड, मतलब पद्मा एक पढ़ी लिखी लड़की है, थ्रू स्क्रिप्चर लाइक द रामायण एंड द महाभारत। मतलब पद्मा एक पढ़ी लिखी लड़की है और स्क्रिप्चर भी पढ़ी है। स्क्रिप्चर मतलब होता है कि जो धार्मिक आपके इपिक होते ग्रंथ होते हैं ना, वो भी चीज़ों को पढ़ी हुई, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब चीज़ों को भी पढ़ी हुई है। कौन, पद्मा। तो पद्मा एक पढ़ी लिखी लड़की है जो कि रामायण और महाभारत इन सब चीज़ों को भी पढ़ी है। ठीक है ना, चलिए शिक्षित है, स्क्रिप्चर भी पढ़ी हो। नेक्स्ट है बाबू, शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द इनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। देखो पद्मा चिंतित है, पद्मा एग्रीव्ड है, दुखी है, और एजिटेटेड है मतलब कि बेचैन है, बाय द इनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। मतलब पद्मा किस बात को लेकर टेंशन में है, किस बात को लेकर उसको थोड़ा असहज महसूस होता है। पद्मा, ये जो हमारे समाज का जो रवैया है, जो कि एक तरीका से आप कह सकते हो जिस प्रकार से समाज का मानसिकता है लड़कों और लड़कियों को लेकर ना, उस चीज़ को लेकर पद्मा जो है ना, इस समाज का जो एटीट्यूड है वो कैसा एटीट्यूड है, मतलब आप परंपरावादी जो एटीट्यूड है, इससे पद्मा दुखी है। ठीक है, उसको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना लड़कों को वैल्यू मिलता है उतना लड़कियों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस बात को लेकर पद्मा जो है ना, वो चिंतित है, बेचैन है, और इसके संदर्भ में वो बहुत सारा क्वेश्चन भी करती है लोगों से। ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, ठीक है ना, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। तो देखो बाबू, तो ऑर्थोडॉक्स जो एटीट्यूड है ऑफ द सोसाइटी, एक औरतों के प्रति, टुवर्ड्स वुमेन मतलब विमेन, औरतों के प्रति जो समाज का कैसा परंपरावादी जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, रवैया है, उससे बहुत दुखी है, पद्मा चिंतित है। सी रिपीटेडली questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and ask them whether her identity is subject to her marriage। देखिए पद्मा जो है वो रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन पूछती है। किससे प्रश्न पूछती हैं जी, वो अपने शिक्षक से, वो अपने माता पिता से। ठीक है, किसके बारे में, ये जो औरत हैं, इनको, जो लड़कियां हैं, इनको समाज के नज़रिए से एक अलग रवैये से देखा जाता है। इस चीज़ को लेके, इसके संदर्भ में पद्मा जो है ना, वो बार बार अपने माता पिता से और शिक्षकों से क्वेश्चन पूछती है कि हम लोग के साथ इस प्रकार से क्यों बिहेव किया जाता है, क्यों नहीं लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने दिया जाता है, लड़कों को हायर स्टडी के लिए बाहर भेज दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कहा जाता है कि तुम गांव में पढ़ो क्योंकि तुम लड़की हो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो लड़कियों के साथ होता है, आप लोग को मालूम होगा कि किस प्रकार से जो है ना इनके साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किस प्रकार से इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ही बोलते हैं, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में वो दुखी है लड़की। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछती है अपने माता पिता से और शिक्षकों से। अब देखो बाबू, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन टाइप का देखेंगे, बातचीत टाइप का देखेंगे, जिसमें जो पद्मा है अपने माता पिता दोनों से बातचीत करती है, और बातचीत के संदर्भ में बहुत सारा जो है क्वेश्चन एराइज करती है अपने माता पिता से। ठीक है, और उसके माता पिता जवाब दे रहे होते हैं सिचुएशन के अनुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार। आधी बात समझ में ना। देखो अब बताओ कि क्वेश्चन कौन करता है, जो पढ़ा लिखा रहेगा वही तो क्वेश्चन करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अनपढ़ है वो कैसे क्वेश्चन कर पाएगा, वो अपने आप को थोड़ा सा ना दबा हुआ महसूस करेगा, जो व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़े लिखेंगे तो आप अपने हक की बात करेंगे, ठीक ना, किसी से नहीं डरेंगे। आधी बात समझ में। चलो देखो अब इनके बीच में क्या बातचीत होता है, उसी चीज को हम लोग आज बाबू देखने वाले हैं। ठीक है ना, पद्मा कैसे कैसे प्रश्न पूछते अपने माता पिता से। ये मक्खी परेशान कर रही है, कोई नहीं, आइए देखिए। पद्मा
पद्मा है बाबू, मदर, पद्मा पूछ रही है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। पद्मा का प्रश्न, पहला प्रश्न है कि माँ एक औरत का पहचान क्या होता है, एक औरत का पहचान क्या होता है माँ, आप बताइए। ठीक है, देखो माँ बोलती हैं, माँ बोल रही हैं व्हाई डू यू आस्क, ठीक है, व्हाई डू यू आस्क डैड, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। माँ बोलते हैं कि ऐसा अचानक तुम्हारे माइंड में क्यों आ गया, ठीक है, कि औरत का पहचान क्या है, क्यों पूछ रही हो ऐसा। पद्मा बोलती है, देखिए पद्मा बोल रही हैं हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। जैसे पद्मा ऐसा महसूस की होगी, ठीक है ना, समाज में ऐसा महसूस की होगी कि हम बाकी लोग से अलग हैं, क्योंकि लोग उस टाइप से हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछ रही है पद्मा कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ, माँ आप बताइए कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। तो माँ का जवाब होता है यू आर माई डाउटर, ठीक है ना, यू आर माई डाउटर, क्योंकि तुम मेरी क्या हो, बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड हो, हमारी इकलौती संतान हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने माता पिता के तुम, सॉरी अपने पापा क्या हो, तुम प्रिय हो, डार्लिंग हो, इसलिए तुम सबसे अलग हो। मतलब एक माँ जो है ना थोड़ा सा डिरेल हो गई, डिरेल कहने का मतलब है कि जैसा क्वेश्चन था ना उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करती हैं, माँ मजाक में चीज़ों को लेती है, माँ लाइटली लेती है चीज़ों को, और माँ बताती हैं कि बेटी तुम दूसरों से अलग इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, ठीक है ना, और हमारा इकलौती संतान हो, तुम इकलौती हो, और तुम अपने पापा के डार्लिंग हो, प्रिय हो, इसलिए तुम अलग हो, ठीक है, माँ ऐसे जवाब देती हैं। देखिए पद्मा बोलती हैं, पद्मा बोलती हैं कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। देखिए पद्मा क्या करी बाबू, पद्मा करी कि पापा जो है ना वो ज़्यादा पैसों को केयर करते हैं, ज़्यादा पैसों को महत्व देते हैं, ठीक है, देन फॉर मी, मेरे से ज़्यादा पापा पैसों को महत्व देते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, मतलब कि प्यार करने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए ना दिल की जरूरत होती है, पापा के पास तो है ही नहीं है। अब देखो किस प्रकार से पद्मा बोल रही है, पद्मा ऐसा ऑब्जर्व की होंगी, कोई भी अगर लोग या फिर कोई भी बच्चा अगर इस टाइप से बात बोल रहा है ना तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व किया होगा कि पापा मेरे से ज़्यादा पैसों को ख्याल रखते हैं, पैसों को महत्व देते हैं, इसलिए पद्मा इस बात को बोल देती है, ठीक है ना माँ से, कि आप कह रहे हैं कि पापा के हम प्रिय हैं, डार्लिंग है, लेकिन पापा तो मेरे से ज़्यादा पैसों को देखते हैं, पैसों को महत्व देते हैं, क्योंकि प्यार करने के लिए तो दिल चाहिए होता है, लेकिन पापा के पास तो दिल हमको लगता है कि नहीं है, क्योंकि दिल होता तो हमको मानते। देखो माँ बोल रही हैं फॉर हुम डज ही सेव, वो किसके लिए बचाते हैं, फॉर हुम डज ही सेव, वो किसके लिए बचाते हैं, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यू शुडंट थिंक डेट आई हैव नो हार्ट। देखो माँ कह रही है बाबू कि तुम ऐसी बात बोल रही हो कि पापा के पास दिल नहीं है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि पापा किसके लिए पैसा बचा रहे हैं, तुम ही तो एक हो, और कौन है तुम्हारे अलावा। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, और जो कुछ भी कर रहे हैं ना ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, सेक मतलब होता है भला, ठीक है ना, भले के लिए कर रहे हैं। यू शुडंट, तुम्हें नहीं चाहिए, थिंक, सोचना ऐसा, आई हैव नो हार्ट, कि हमारे पास, मेरे पास दिल नहीं है। देखिए माँ जो है ना उसको बुरा लग गया, किसके बात को, पद्मा के बात को, जब पद्मा बोलती है कि पापा के पास दिल नहीं है, तब पद्मा माँ बोलती हैं कि तुम सोचो जरा कि पापा किसके लिए पैसा बचा रहे हैं, ठीक है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हें ना मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, माँ बोल रही है, अपने बेटी को समझा रही है। तो पद्मा क्या बोलते हैं बाबू, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, पद्मा कहती है कि लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोला था, मैं आपको ही नहीं बोला था कि आपके पास दिल नहीं है, आप तो हमें प्यार कर भी करती हैं, मैं तो पापा के लिए बोली थी ना, ठीक है। तब माँ बोलती हैं क्या, माँ बोलती हैं आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माँ बोलती है कि मैं किसी भी तरीके से ना तुम्हारे पापा से डिफरेंट नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। तुम ऐसे कैसे सोच ली कि मैं तुम्हारे पापा से अलग हूँ, अगर तुम पापा को कुछ कहोगे ना, अगर उनको भला बुरा कहोगे तो लाजमी है कि हमें भी दुख होंगे, क्योंकि हम उनका क्या है, पत्नी है, ठीक है, वही माँ बोल रही हैं। ही डज ऑल दिस, हो गया बाबू, देखो आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। माँ बोलती हैं कि मेरी जो पहचान है ना, मेरी खुद की अपनी पहचान नहीं है, मेरी जो पहचान बनी है ना वो उन्हीं से बनी है, यानी कि तुम्हारे पापा से, यानी कि मेरे हस्बैंड से मुझे पहचान मिला है, ठीक है, मेरा पहचान वही तो है, और उनके बारे में अगर तुम कुछ कहोगे तो हमें तो बुरा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे देखिएगा, इंटर्स पद्माज फादर, अब पद्मा के पापा आ जाएंगे, ठीक है ना, अभी तक वो नहीं थे लेकिन अब उनकी एंट्री होती है, ठीक है, चलिए देखिए,
थोड़ा सा इधर उधर हो गया है PDF, तो आप देखिएगा। अब पापा आते हैं, अब पापा शामिल होंगे। अभी तक 2 लोग थे, 2 लोगों में बातचीत हो रही थी, लेकिन अब तीसरे लोग जो है ना, मतलब तीसरा व्यक्ति जो है शामिल हो रहा है बातचीत में। ठीक है जी। अब पापा के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है हम लोग देखेंगे। देखो पापा बोलते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। पापा आते हुए बोलते हैं कि पद्मा की माँ, किस चीज़ के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, किस चीज़ के बंधन के बारे में बात कर रही हो तुम। ठीक है, वो सुन लेते हैं तो बोलते हैं कि पद्मा की माँ, किस बंधन के बारे में बात कर रहे हो। माँ बोलती है हियर इज योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हारे पिताजी रहे। वास्क हिम, पूछ लो, व्हाट एवर यू वांट टू नो, जो कुछ भी तुम्हें जानना है। माँ पद्मा को बोलती हैं कि लो तुम्हारे पापा आ गए, अब जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो पापा से जान जाओ, हमारी पीछा तुम छोड़ो। ठीक है ना, ऐसा कौन बोलती है? पद्मा की मम्मी बोलती है। ठीक है, आइए। फादर, पापा बोलते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची बताओ। ठीक है, क्या तुम जानना चाहती हो मेरे से पूछो। ठीक है ना, आई विल आंसर यू। ठीक है, मैं तुमको क्या करूँगा? आंसर करूँगा। ठीक है, देखो बाबू, माँ बोलती हैं सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वीमेन। देखो माँ बोलती है कि आपकी जो बेटी है वो जानना चाहती है कि एक औरत का पहचान क्या होता है, यही इसका सवाल है, दे दीजिए जवाब। ठीक है ना, ओके। आओ, पापा बोलते हैं फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। ठीक है, देखो पापा कहते हैं कि तुम जान जाओगी इससे बेटी, ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी। देखिए पापा भी उसी बात पे आ गए। ठीक है ना, पापा बोल रहे हैं कि बेटी ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, इसका उत्तर तुम्हें मालूम तब चलेगा जब तुम्हारी शादी होगी। ठीक है जी। देखो पद्मा बोलती है डज मैरिज लैंड, ये लैंड है बाबू, एल है, ठीक ना, लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन। मतलब पद्मा पूछ रही है कि क्या एक शादी ही औरत की पहचान होती है, क्या शादी से ही औरत की एक पहचान मिल पाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, किसकी क्वेश्चन है जी? पद्मा के। देखिए जो पद्मा का क्वेश्चन है ना बाबू, वो सिर्फ पद्मा का क्वेश्चन नहीं है, वो पद्मा का जो क्वेश्चन है वो सारी लड़कियों का क्वेश्चन है, सारी औरतों का क्वेश्चन है जिनके साथ समाज में बस क्या की जाती हैं, जिनके साथ समाज में जो होता है भेदभाव किया जाता है, जिनको समाज में सताया जाता है, समाज में वो उनकी जगह नहीं मिल पाती जो डिजर्व करते हैं। तो पद्मा का क्वेश्चन सारी लड़कियों, सारी औरत समाज के तरफ से है। ठीक है, आओ तो क्या पद्मा बोलते हैं क्या शादी से ही औरत की पहचान मिलती है। माँ व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हस्बैंड। माँ बोल पाती हैं कि तुम क्या बात करती हो, एक हस्बैंड के बिना औरत का कोई पहचान नहीं होता है। मतलब एक औरत का पहचान तभी मिल पाता है जब उसकी शादी होती है और जब उसका हस्बैंड होता है। एक हस्बैंड के बिना औरत कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, देखिए जो माता पिता जो है ना, थोड़ा सा आप कहोगे कि पीछे वाले सोच का है। पीछे वाला सोच कहने का मतलब है कि इनके पास एक घिसा पीठा क्या है, मतलब सोच है, एक आइडिया है। ठीक है ना, उसी हिसाब से अपने बेटी को ही जवाब दे रहे हैं। इनको लगता है कि जो औरत है ना उनका अपना कोई पहचान नहीं है, उनका पहचान पुरुष जाति से होता है, ऐसा मानना होता है। जबकि पद्मा पढ़ी लिखी है, इन सब विचारों को खंडित करेगी, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि औरत का एक अपना पहचान होना चाहिए, इसलिए लड़की थोड़ा सा ज़्यादा बेचैन है। देखो बाबू, तो माँ बोलती है कि व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हस्बैंड, एक पति के बिना औरत की कोई पहचान नहीं होती। नेक्स्ट देख लो, आगे क्वेश्चन क्या है बाबू, आगे सवाल क्या हुआ किसी का, देख लो। पद्मा बोलती हैं कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। पद्मा बोलती है कि अच्छा क्या होगा, जो शादी नहीं कर रही है लड़कियां, उनको क्या हो गया, फिर उनको क्या होगा उनके साथ। जब आप बोल रही हैं कि औरत का पहचान उनका हस्बैंड है और जो शादी ही नहीं किए, फिर उनका क्या, उनका पहचान फिर क्या होगा। ठीक है, माँ बोलती हैं वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। ठीक है, तुम हमेशा, माँ इरिटेट हो गई और माँ बोलती है कि तू हमेशा ऐसा सेंसलेस क्वेश्चन क्यों पूछती हो, हमेशा बेकार फालतू सवाल क्यों पूछती रहती हो। देखिए जब लोगों के पास जवाब नहीं होता है ना, तो इस प्रकार से आपको वो क्या करेंगे, थोड़ा सा रिटोर्ट करेंगे, आपको बोलेंगे ठीक है कि फालतू क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, जबकि तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तो माँ बोल रही है कि तुम बेकार हमेशा क्यों क्वेश्चन पूछती रहती हो जी। पद्मा व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। अब पद्मा का दूसरे सवाल आ गई, नेक्स्ट सवाल क्या आ गई कि अच्छा बताओ माँ कि जिस औरत का हस्बैंड मर जाता है, फिर उस औरत का क्या होता है, पहचान खत्म हो जाता है क्या। ठीक है, देखिए तो व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। माँ क्या बोलते हैं बाबू, माँ का जवाब होता है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका तो लाइफ ही नरक बन गया।
हेल मतलब नरक होता है। माँ के कहना है कि जिस औरत का हस्बैंड मर जाता है ना, उस औरत की जो लाइफ है तब नरक बन जाता है, फिर नरक की जिंदगी जीती है वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मदर, ठीक है ना। हालांकि ऐसा धरातल पे नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पहले चीज़ें हुआ करती थी कि जब किसी औरत का अगर पति मर गया ना, तो उस औरत को साथ में पति के डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था, जिसको हम लोग सती प्रथा बोलते थे, जो कि एकदम एक कह सकते हो कि घटिया टाइप की प्रथा थी हमारे धर्म में, कह सकते हो, ठीक है, एकदम बेकार टाइप का, कि एक आदमी चलो मर गया तो दूसरे जिंदा व्यक्ति को क्यों जला रहे हो, ऐसा कुछ जलाता है क्या, कितना तड़पती होंगी लोग, ठीक है। देखिए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानता था, एक तरह से अंधविश्वास था, तो लोग किया करते थे, ठीक है। अब कोई आदमी ऐसा थोड़ी है कि जिंदे जलना पसंद करेगा, जिसको आप जला रहे हैं उसको एकदम पसंद नहीं होगा, वो चिल्ला रही होगी, रो रही होगी, बचने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन जबरदस्ती उसको लोग पकड़ के क्या कर रहे होंगे, साथ ही जला रहे होंगे, ठीक है। ऐसा तो एकदम बेकार की फालतू चीज़ें थी जो पहले था, ठीक है। इस आगे देखो बाबू, तो माँ बोलती हैं कि लाइफ इज हेल फॉर हर, उस औरत की जिंदगी नरक हो जाती है जिसके हस्बैंड मर जाता हो, ठीक है, मर गया हो। पद्मा बोलती है कि डेट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। पद्मा बोलती है कि देखो ये तो बहुत बड़ी अन्याय है, ठीक है, कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ उसका ज़िंदगी नरक हो जाता है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। मर गया तो चलो ठीक है, मर गया तो थोड़ा उसको बहुत दुख होगा, लेकिन उसके बाद उसको भी जीने दो समाज में, ठीक है, उसको फिर से शादी करवाओ आप, ठीक है। चलो, तो अब देखो बाबू, माँ बोलती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। माँ बोलती है कि देखो, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो, या फिर तुम्हें जस्टिस, न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तुम अभी उतना लायक नहीं हुई हो कि न्याय और क्या अन्याय है, क्या अन्याय है और क्या न्याय है, इसके बारे में जानो तुम, ठीक है ना। देखो, यू नीड नॉट टॉक, आपको जरूरत नहीं है बात करने की, ऑफ जस्टिस एंड इज जस्टिस हियर, ठीक है ना, अन्याय और न्याय के बारे में, ठीक है जी। पद्मा बोलती है वाई, पद्मा बोलती है क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्यों हमें अधिकार नहीं है जी, क्यों हमें जरूरत नहीं है बात करने की, जब आप गलत करोगे तो हम गलत बोलेंगे, सही करोगे तो सही बोलेंगे हम, ठीक है, तो क्यों हमें अधिकार नहीं है, क्यों नहीं हम न्याय और न्याय को जानेंगे। देखिए, इस टाइप से कह के लोग दबाते हैं, ठीक है ना। मेरा अधिकार है कि जो सही उसको जाने और जो गलत है उसको भी जाने, ताकि फिर हम उस गलत में नहीं फंसे, आदि बात समझ में। लेकिन माँ बोल रही है कि तुम अभी मत जानो, वही अच्छा है, तो क्यों नहीं जानेंगे भाई, क्या। देखिए, ऐसे ही कह के तो जो पीछे रखे हुए हैं लोग। अब देखो आगे देखना बाबू, लिखा हुआ है ओवर हियर वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। माँ बोलती है कि हमारे यहाँ औरतों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। अब बताइए किस प्रकार से बात कर रही है, क्यों अधिकार नहीं है, केवल पुरुषों का ही अधिकार है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, माँ बोल रही है क्योंकि माँ ऐसी परिस्थिति में जी रही होगी, उनको अधिकार नहीं दिया गया होगा, तो वही बात अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्ची है वो पढ़ी लिखी है, इस बात को खंडित करेगी, ठीक है ना, करेगी वो, क्योंकि उसको पता है, ठीक है, वो देख रही है कि मेरे माँ के साथ कितना जाति किया जा रहा है, ठीक है, वो चाहते हैं कि ये चीज़ हम नहीं झेले, इसलिए वो ये सब बातें कर रही हैं। लेकिन माँ क्या बोल रही है कि हमारे यहाँ औरतों को अधिकार, क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। अब देखो बाबू, पापा बोलते हैं फादर व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द सॉरी, ठीक है, एफ आ गया, वो वाली जो हो चुकी थी, आप लोग कहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से देखना बाबू, ये चीज़ आप छोड़ दो ना, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इधर से उधर हो गया चीज़, यहाँ से देखिएगा। पद्मा से, पद्मा बोलती हैं कि व्हाट राइट टू दे हैव देम। जब माँ बोलती है कि औरतों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, तब पद्मा बोलती हैं कि फिर उनको अधिकार क्या है, उनके पास अधिकार क्या है तब, अब बताइए। पापा बोलते हैं राइट्स आर हियर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पापा कहते हैं कि बच्ची, बेटी, ये जो अधिकार होता है ना, बराबर वालों के लिए है, और तुम लोग यानी कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां, वो बराबर नहीं हैं पुरुषों के, इसलिए उनको अधिकार नहीं है, समाज उनको इजाज़त नहीं देता, ठीक है, प्रश्न पूछने का, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो इक्वल नहीं है समाज में, ठीक है। ये चीज़ें हैं पापा बोलते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पूछने का अधिकार है, न्याय व न्याय के बारे में जानने का जो अधिकार है, वो बराबर वालों का है, और तुम लोग बराबर में नहीं हो, इसलिए तुम लोग का अधिकार नहीं है, सब लड़कों का केवल अधिकार है, पुरुषों का अधिकार है, ठीक है। देखिए किस मानसिकता के यहाँ पे लोग हैं। आइए, पद्मा
Why is a home considered a place for bargaining? One shouldn't leave such a place. पद्मा कह रही है कि क्यों घर को एक मतलब बार्गेनिंग की जगह समझा जाता है, बार्गेन करने वाला जगह, ठीक है ना। बार्गेनिंग मतलब होता है कि मोल तोल करने वाला। मोल तोल मतलब करने का मतलब है कि एक घर में औरतों को आप सम्मान नहीं दे रहे हो, ठीक, उनको इज्जत नहीं कर रहे हो, उनसे केवल आप उम्मीद रखते हो कि बस आपका काम करें, यही चीज़ करें, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन नहीं पूछें, चुप रहें, गूंग बन के रहें। पद्मा बोल रही है कि ऐसे स्थान पे तो नहीं रहना चाहिए लोगों को जहाँ पे घर में ही मोल भाव करके स्त्रियों को देखा जाता है। छोड़ देना चाहिए ऐसे घरों को। क्यों रहेंगे भाई ऐसे स्थानों पे जब हमको इज्जत नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, तो नहीं रहना चाहिए लोगों को ऐसे स्थान पे। आगे बोलो बाबू, पापा क्या बोलते हैं? यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। पापा बोलते हैं कि देखो बेटी, तुम जहाँ भी जाओगी ना, आप सेम रिप्लाई पाओगी अपने सवालों का। जैसा हम बोल रहे हैं ना, वैसा आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। आगे वाले व्यक्ति भी ऐसे ही बोलेंगे तुमको, ठीक है, क्योंकि समाज में ऐसा चीज़ें क्या जगह बना चुकी हैं, ठीक है ना। इसलिए तुम जहाँ भी जाओगी अपना प्रश्न का ही उत्तर पाओगी। देखो नेक्स्ट है बाबू, पद्मा बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वुमेन। पद्मा कह रही कि लेकिन जो औरत का पहचान है ना, वो औरत के पहचान से ही पूरे मानव जाति का पहचान है, ह्यूमन रेस का पहचान है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमको लग रहा है ना, हमको जहाँ तक लगता है, हम जहाँ तक पढ़े हैं, हमको तो पता चला है कि एक हस्बैंड से औरत की पहचान नहीं होती, औरतों से ही पूरे समाज का, मानव जाति का पहचान होता है। आप ऐसे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यदि समाज में औरत नहीं रहे ना, तो समाज का कोई अस्तित्व अपना नहीं है, ठीक है। तो एक समाज का पहचान तभी होता है जब औरत होती है, ठीक है। उस सोसाइटी, जिस सोसाइटी में औरत नहीं होते ना, उस सोसाइटी का कोई अपना इज्जत सम्मान नहीं होता। ये पद्मा का कहना है कि मानव समाज, ह्यूमन रेस का जो आइडेंटिटी पहचान है वो औरतों से ही है, ठीक है ना। औरत का समाज ही मानव जाति का पहचान है, पद्मा कह रही है। पापा बोलते हैं डेट्स वाई दे से डेट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी। पापा बोलते हैं ही तो कारण है कि औरतों का पहचान जो है ना, उनकी शादी से मिलती है, ठीक है। पापा फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। अब लास्ट में देखो बाबू, पद्मा क्या बोल रही है। पद्मा लास्ट में बोल रही है कि देखो, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज नो आइडेंटिटी। पद्मा कह रही है कि मतलब क्या, कि यदि एक लड़की शादी नहीं करती है, ठीक है, तो उसकी पहचान नहीं होंगी, उसका पहचान नहीं मिल पाएगा, उसका कोई पहचान नहीं है, ठीक है। आप यही कहना चाहते हैं, पद्मा बोल रही है। अब आगे पे पद्मा क्वेश्चन कर रही है कि व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सन व्हाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटेड। देखो लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के जाती है पद्मा कि आप इसका जवाब दो, हर कोई सोचे, इस प्रश्न पे विचार करे। पद्मा का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे समाज में कोई अगर लड़का शादी नहीं करता है तो उसे संत समझा जाता है। देखिए, उसे क्या समझा जाता है बाबू? उसे संत समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। देखो लिखा होगा अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए संत। मतलब जो अविवाहित लड़का होता है, विवाहित आदमी होता है, उसको पवित्र माना जाता है, उसको संत समझा जाता है। जबकि व्हाइल अनमैरिड वुमेन, जबकि एक जो अविवाहित महिला होती है उसको अनैतिक कहा जाता है, उसको चरित्रहीन कहा जाता है। ऐसा क्यों? आप देखे होंगे कि अगर लड़का शादी नहीं करता है ना, तो उसको लोग संत कहते हैं, उसको लोग पवित्र मानते हैं। लेकिन जब औरत नहीं, लड़की नहीं शादी करती है ना, तो उसको कमेंट सहने पड़ते हैं, उसको तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं उस पर, उसके पापा को बहुत गंदे गंदे शब्द वर्ड यूज करते हैं लोग, ठीक है। बहुत तरह के समाज क्या मारते, ताना मारता है कि देखो लड़की की शादी नहीं कर पा रहा है, कि लड़की को घर में रखे हुए, तरह तरह के बातें, मतलब उसको चरित्रहीन कहा जाता है कि कुछ तो बात होगा ना, ऐसा काम की होगी जिसको उसकी शादी ब्याह नहीं हो रही है। आदि बात समझ में। तो लड़कियों को बहुत झेलना पड़ता है अगर वो शादी नहीं करती हैं तभी भी, ठीक है ना। लेकिन जब एक लड़का शादी नहीं करता तो उसको बहुत इज्जत प्रतिष्ठा दिया जाता है समाज में। ये जो पद्मा का प्रश्न है, ये जो प्रश्न है विचार करने वाली प्रश्न, इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे समाज में होता है तो क्यों होता है। जब आप लड़कों को कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप लड़की को क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो दो तरफा आपकी व्यू नहीं होनी चाहिए, आप दोनों को एक नज़रिए से देखो, तभी तो हमारे समाज में इक्वालिटी की कंसेप्ट आई हैं, ठीक है, कि सब कोई समान है, ठीक है ना। आप औरत और
पुरुष में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये आपका चैप्टर था जो फुली इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था बाबू, ठीक है। ये आपको कुछ सिखाता है, आपको सबसे पहले बात तो यही सिखाता है कि आप ना क्वेश्चन करना सीखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन नहीं पूछिएगा ना तो लोग आप पे क्या करेंगे, आप पे लोग शासन करेंगे, आपको लोग यूज करेंगे, ठीक है। ओके, आज के समय में प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। आ रही बात समझ में ना, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो आपको अधिकार दिया जाएगा, वरना आपको शोषित किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा जो चैप्टर था, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें लगता है कि आप इसे पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है जी। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, लेकिन आप जरूर देखेंगे इस चैप्टर को, पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक पढ़ी लिखी लड़की का सवाल है जो आपको भी आवाज़ देने का काम करती है। आपको भी इस चैप्टर से पता चलना चाहिए कि हमें भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, और क्वेश्चन तभी हम पूछ पाएंगे जब हम पढ़े लिखे रहेंगे, तभी तो आप लॉजिकली प्रश्न पूछ पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।